हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसे हमने अपने प्लेलिस्ट 2 जीके पॉइंट में रखा है, उस पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो वर्तमान संदर्भ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए भी कि आप एक नागरिक हैं इस देश के, और दूसरा एक परीक्षार्थी होने के नाते आपको यह पूरी तरह से इस विषय यानी कि आज जिस पर हम चर्चा करेंगे उस पर समझ होनी चाहिए। यहाँ समझ का तात्पर्य जानकारी के साथ साथ उसके पीछे कि उन स्थितियों जिन्हें कुछ लोग सही और कुछ लोग गलत ठहरा रहे हैं। हालांकि यह निर्णय करना आपका काम है, मेरा नहीं। मेरा काम है उन सारे तथ्यों से आपको अवगत करा देना जिन पर सरकार का कुछ कथन है और जो नागरिक समाज है उनका कुछ कथन है। तो आइए सबसे पहले आज हम देखते हैं इस वीडियो की हेडिंग क्या हमने रखी है। संचार साथी ऐप और निजता का अधिकार, ये हमने इसका हेडिंग रखा है। संचार साथी ऐप और निजता का अधिकार, जिसमें ये जो पूरा वीडियो हमने तैयार किया है पीसीएस जीएस के लिए और एसएससी और इसी तरह अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए। इस वीडियो में हमें जानेंगे कि सबसे पहले संचार साथी ऐप या पोर्टल है क्या, इसमें कौन कौन से चीजें शामिल है, साथ ही इससे यानी कि इस संचार साथी ऐप से सरकार क्या करना चाहती है, इससे नागरिकों को क्या सुविधा होगी। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जो नागरिक समाज या कुछ प्रबुद्ध लोग हैं वो इसमें कहां पर जाकर के चिंताएं जाहिर कर रही हैं और क्या उनकी चिंताएं कहां तक जाकर सही ठहरती है, सरकार का तर्क जो है वो कहां तक सही है। हालांकि इन तर्कों में जहां पे सही गलत क्या है उसमें उतना नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि दोनों ओर से क्या चिंताएं हैं और उन चिंताओं का मूल बिंदु क्या है। साथ ही ये भी समझेंगे कि निजता का अधिकार क्या होता है, आर्टिकल 21 क्या है और कौन सा जजमेंट इसमें भागीदार था। आइए चलिए सबसे पहले चीजों को देखते हैं। ये सारी चीजें हमने लिख रखी है। सबसे पहला है कि संचार साथी ऐप है क्या, आखिर ये संचार साथी पोर्टल या ऐप क्या करता है, क्या चीज। सीधी सी बात है, देखिए जब भी आप जीएस की परीक्षाओं को पढ़ते हैं, जीएस को पढ़ते हैं, जब भी परीक्षा दृष्टिकोण से चीजों को पढ़ते हैं तो उसकी जो स्पष्ट परिभाषा है उसको ध्यान रखें। जब परिभाषा को ध्यान रखेंगे तो आप मोटा मोटी थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे तो चीजों को पकड़ लेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करता है। संचार साथी पोर्टल एक नागरिक केंद्रित पहल है, याद रखिए नागरिक केंद्रित पहल है, जिसे दूर संचार विभाग डीओटी द्वारा विकसित किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा विकसित किया गया। अब यहां से आपसे पूछेगा कि संचार साथी ऐप या संचार साथी पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो दूर संचार विभाग के द्वारा। चलिए एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं, वर्तमान में दूर संचार मंत्री कौन है, आप कमेंट। वर्तमान में दूर संचार मंत्री कौन है, आप कमेंट करेंगे। तो यहां से एक प्रश्न बना और एक उत्तर मिला कि दूर संचार विभाग के द्वारा विकसित ये चीजें। अब क्या है इसका उद्देश्य क्या है, कोई भी चीज है सरकारी काम है तो इसका उद्देश्य होगा। तो सरकार का जो कथन है कि इसका मुख्य उद्देश्य मोबाइल धोखाधड़ी, चोरी रोकना, चोरी फोन को ट्रैक करना एवं नागरिकों को उनके नाम पर जारी सिम की जानकारी देना। उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिए इसके उद्देश्यों में क्या क्या शामिल है। मोबाइल फोन धोखाधड़ी, चोरी रोकना, चोरी फोन को ट्रैक करना एवं नागरिकों को उनके नाम पर जारी सिम को जानकारी देना। यहाँ पे 3 चीजें। पहला, जो मोबाइल से संबंधित धोखाधड़ी को रोकना, चोरी को रोकना, चोरी यदि हो गया है तो उसको ट्रैक करना और एक नागरिक के नाम पर कितने सिम जारी हैं उसकी जानकारी देना। आप देखे होंगे सड़कों के किनारे सिम बेचते हैं, आप किसी दुकान से जाके सिम लेते हैं या कहीं से भी सिम लेते हैं तो वो आपसे कुछ पत्र मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, वोटर कार्ड मांगते हैं, इस तरह की कोई चीज मांगते हैं जो आप जमा करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वहां से जहां आप जमा किए वो दूसरा सिम भी उसी से निकाल लेते हैं, यानी कि हमें पता भी नहीं है और हमारे नाम पे सिम निकल गया, ये तो धोखाधड़ी हुआ। तो इन सभी चीजों को ट्रैक करने के लिए इस चीज को लाया गया। मोबाइल चोरी हो गया उसको पकड़ने के लिए, आपके नाम पर कितना सिम जारी है उसको पकड़ने के लिए, धोखाधड़ी मोबाइल से ना हो इसके लिए। अब चूंकि देखिए सारा भारत डिजिटल की ओर जा रहा है,
सारे चीजों को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। तो जब चीजें की जा रही हैं तो वहां भी चोरी होगी, वहां भी धोखाधड़ी होगी। तो उसको रोकने के लिए सरकार जो है इस पर पहल आ रही है और ये बहुत अच्छी पहल है, इसमें नो डाउट। चलिए आइए अब इतना चीज जाने तो इसके प्रमुख घटक क्या है, की कंपोनेंट्स क्या है। तो यह पोर्टल 3 मुख्य स्तंभों पर काम करता है। देखिए पीसीएस में यही से पूछेगा, समान रूप से क्या पूछेगा कि संचार साथी किसने जारी किया या किसका है, तो दूरसंचार विभाग के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, नोटबुक पर खुद से ध्यान रखिएगा। अब यहां से कुछ और चीजें जो आती हैं जिनको आपको ध्यान रखना है ताकि परीक्षाओं में जब बैठे तो इधर उधर न देखें। तो यह पोर्टल 3 मुख्य स्तंभों पर काम करता है। 3 मुख्य स्तंभ, ये तीनों हमने लिख रखा है, आप इसको नोट करेंगे। ये जो है यहाँ जो उद्देश्य हमने लिखा है इसको मैं ऐसे कर देता हूं। यही 3 चीज को रेगुलेट ये 3 क्षेत्र करते हैं। क्या है सो देख लीजिए। पहला है CIER, सेंट्रल इक्विपमेंट्स आइडेंटिटी रजिस्टर, सेंट्रल इक्विपमेंट्स आइडेंटिटी रजिस्टर CIER। यह क्या करता है, यह खोए हुए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक एवं ट्रैक करने की सुविधा देता है। CIER जो है खोए हुए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक एवं ट्रैक करने की सुविधा देता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन खोए हुए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक एवं ट्रैक करने की सुविधा देता है, तो CIER। आपको ध्यान रखना। दूसरा है TAFCOP। यह क्या है, यह जो है कि नागरिकों के नाम पर कितने सिम जारी कर दिए गए उनको देखने एवं बंद करने की सुविधा देता है, TAFCOP। अब आपसे पूछेगा कि नागरिकों के नाम पर, किसी भी नाम व्यक्ति के नाम पर या आप ही के नाम पर कितने सिम जारी हैं और उन सिम को बंद करना है, जो अनधिकृत सिम है उन्हें बंद करना है, तो यह सुविधा कौन देगा, तो यह सुविधा आपको TAFCOP देता है। इसका पूरा नाम क्या है, टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसका TAFCOP। तीसरा है ASTR। ASTR जो है एक्चुअल में यह AI बेस्ड एक टूल है जो यदि सिम जारी हो गया है तो धोखाधड़ी से जारी सिम को पकड़ना और उनको कैंसिल करना इसका काम है। ये AI जनरेटेड है। इसका मुख्य काम है धोखा से प्राप्त सिम की पहचान। धोखा से मतलब जैसे गलत साइन करके, या मान के चलिए आपका आधार है, हम किसी तरह से प्राप्त कर लिए, उसमें साइन फाइन कर लिए, फोटो चिपका के अपना ले लिए, तो ये उसकी जांच करेगा और फिर यदि धोखा से प्राप्त है तो उसको कैंसिल करेगा। ये इसका काम। किसका, ASTR, AI एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन, इसका पूरा नाम। इसका भी पूरा नाम हमने लिख रखा है। फेशियल रिकॉग्निशन है, ठीक है, AI से। किससे करेगा, AI से। तो ये तीनों को ध्यान रखेंगे, ये परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जो आपसे प्रश्न बनेगा, मैंने पहले बता दिया, वो आपसे सवाल पूछ लेगा कि फोन चोरी हो गया तो उसके लिए कौन सा क्या कहते हैं घटक के पास जाएंगे, जिम्मेदारी लेगा, तो CIER। दूसरा है कि हमारे नाम पर कितना सिम जारी है, क्या चीज है, उसको बंद करना है, तो TAFCOP। ASTR क्या करता है, तो यह AI बेस है जो धोखाधड़ी से प्राप्त सिमों की पहचान करता है और उसको बंद करने के लिए फिर बतलाता है। तो ये 3 चीज ध्यान रखिए, यही तीनों से आपसे प्रश्न बनते हैं, बनाया जाएगा, पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे PCS में या जो क्या बोलते हैं बहुत सारे प्रश्नों को या बहुत सारे उत्तरों को एक साथ रख के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कंक्लूजन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें भी ये चीज को दे सकता है कि संचार साथी ऐप या संचार साथी पोर्टल निम्न में से कौन सा काम नहीं करेगा। तो जो करेगा उसको ध्यान रखिए, बाकी जो नहीं करेगा वो खुद समझ में आ जाएगा आपको, है ना। इसके तथ्यों को देखने के बाद अब हम उन कानूनी पहलुओं को देखते हैं जिनसे सवाल बनेंगे और जिनके लिए हमारे जो देश के कानून विशेषज्ञ लोग हैं वो चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने आपको अभी तक सिर्फ ये बताया कि संचार साथी ऐप या पोर्टल है क्या, उसमें कौन कौन से उसके प्रमुख घटक हैं और उन घटकों का कार्य क्या है। अब यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ
संविधान का कौन सा पहलू इससे प्रभावित हो रहा है, और सरकार को या सरकार पर जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं वो कहां से आ रही है। ध्यान रखें कि हर सरकारी काम को आप तभी अवैध घोषित कर सकते हैं या सरकार के किसी कृत्य पर तभी आप सवाल उठा सकते हैं जब वो संविधान के विरुद्ध जाता है। यदि संविधान के विरुद्ध नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? तो सबसे पहले जानिए निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी है क्या? तो इसका लिए हमने लिखा है संवैधानिक पहलू, यानी कि जो संविधान में है आर्टिकल 21 जो है वो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 21 से बहुत मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, लेकिन संक्षेप में ये बता दूं कि गुणवत्तापूर्ण मानवीय जीवन कि हमारे देश में एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है। अब ये गुणवत्तापूर्ण जीवन में सब चीज आता है, साफ पानी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ शौचालय, अच्छी रोड, अच्छी सड़कें, बाइक पर बिना हेलमेट का चलना, सारा चीज उसमें आता है। गुणवत्तापूर्ण जीवन का मतलब हुआ कि हम एक मानवीय गरिमा के अनुकूल अपने नागरिकों को जीवन स्तर दे सके। परीक्षाओं में प्रश्न जब पूछे तो आप इन्हीं शब्दों के साथ उसको खोजिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब कहिएगा कि श्रीमान इसमें कहां से आ गया? तो आप देखते हैं सार्वजनिक शौचालयों में साफ सफाई सरकार करवाती है। क्यों करवाती है? तो नहीं भी करवा सकता, लेकिन आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाएगा। आपको करवाना है, अच्छी रोड होना चाहिए। सरकार बोलेगा हम रोड ना बनाएंगे, पैसा नहीं है, क्या करेंगे? नहीं, आपका काम है, आपका दायित्व है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में तरह तरह के अनुच्छेदों में सब चीजें बिखरी पड़ी है कि सरकार को क्या करना है। लेकिन खैर छोड़िए उन सब बातों में नहीं। निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का संवैधानिक पहलू। संवैधानिक पहलू में कहता है कि आर्टिकल 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसी में एक वाद आ गया था 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उस वाद का नाम था पुट्टास्वामी वाद, केस पुट्टास्वामी जजमेंट 2017। इसको याद रखिएगा, क्योंकि अब ये जो है इसी से संबंधित मामला आ रहा है, तो आपसे यहीं से पूछेगा। इस बात में यानी कि पुट्टास्वामीवाद ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मान लिया। अब आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना? तो पुट्टास्वामीवाद में। ये भी पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पुट्टास्वामीवाद में मौलिक अधिकार माना, तो यहाँ पे कोई सरकार यदि इसको उल्लंघन करती है तो किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अधीन ही निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी में यानी कि पुट्टास्वामीवाद में तीन कंडिकाओं में तथ्यों को रखा, या तीन कंडिकाओं में बातों को बताया, यानी कि तीन कसौटी रखा सरकार के लिए। सरकार का कथन था कि जब हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकेंगे नहीं तो भाई हम कैसे सुरक्षा कर पाएंगे? हो सकता है कोई आतंकवादी हो, कोई बहुत बड़ा देश विरोधी देश में काम चल रहा हो, और आप बोलिएगा उसका फोन टैप मत करो, उसके यहाँ सर्विलांस मत लगाओ, तो कैसे होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत जरूरी चीज है, और कोई भी मौलिक अधिकार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर तो होगा नहीं। तो पुट्टास्वामीवाद में निजता के अधिकार को मानते हुए सरकार को तीन स्तरों पे उन्होंने क्या बोलते हैं, सरकार के लिए तीन लाइन खींच दिया। पहला कि सरकार जो भी काम करेगी वो उसकी वैधता होना चाहिए, लीगलिटी होना चाहिए, यानी कि वो कानून द्वारा समर्थित हो। ऐसा नहीं कि कानून ना कह रहा तो जाकर सब जगह आप चेक करते रहिए और मैंने क्या बोलते हैं सबका फोन सुनते रहिए, ऐसा नहीं। हालांकि बता दूं कि सरकारी कंपनियां सुनते ही रहती। चलिए आगे। दूसरा है आवश्यकता, नेसेसिटी, यानी कि उसकी जरूरत क्या है। तो आप किसी भी व्यक्ति के निजता का अधिकार का उल्लंघन तभी करेंगे जब एक वैध राज्य उद्देश्य, यानी कि राज्य का उद्देश्य उसमें होना चाहिए। कि क्या उद्देश्य है? क्या सुरक्षा को खतरा है, बलवा हो सकता है, या कुछ ऐसी देश विरोधी गतिविधि चल रही है कि जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के निजी चीजों को समझ सके, देख सके। यानी कि वैध राज्य उद्देश्य होना चाहिए, व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि मैं मान के चलिए कि बहुत बड़ा प्रशासनिक पद पर हुआ, मुझे लगा कि अच्छा मेरे घर में लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, फोन टाइप कराओ, ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए।
आपने एक फैमिली मैन फिल्म देखी होगी, उसमें देखा होगा कि एक बार वो बोलता है अपने क्या बोलते हैं अपने सहायक को कि अरे थोड़ा इसको ट्रैक करो तो कहाँ है, फोन क्या है। तो बोलता है तुम्हारा अपना है ना, तो बोलता है अरे कर दूंगा। हालांकि वहां पर किया कि नहीं किया मैं अब इतना ध्यान नहीं है। ऐसा हर बहुत सारे ओटीटी में देखिएगा या फिल्मों में देखिएगा कि जब कोई पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने निजी उद्देश्य के लिए भी किसी का फोन ट्रैक कर रहा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई बैड राज उद्देश्य होना चाहिए। और तीसरा अनुपातिकता। अनुपातिकता का मतलब हुआ कि जितना आपको जरूरत है आप उतना ही कीजिएगा, ज्यादा से आपको जरूरत नहीं है। मान के चलिए कि लग रहा है कि कोई आतंकवादी है, आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, तो आपको मिनिमम दखल देने के साथ ही उसको ये करना है। अब ये जो मिनिमम दखल है ये कौन तय करेगा, सो बताइए, ये मिनिमम दखल कौन तय करेगा? तो सरकार और उसकी एजेंसी। तो उसको जितना मन होगा उतना करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ गाइडेंस। ये 3 गाइडेंस आप ध्यान रखें। पीसीएस में यहां से प्रश्न पूछेगा, ग्रेजुएशन स्तरीय चीजों को यहीं से उठाया जाएगा कि पुट्टा स्वामीवाद 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार के उल्लंघन के लिए जो 3 कसौटियां तय की थी वो क्या क्या थी। तो वैधता, आवश्यकता, अनुपातिकता। तो वैधता तो आपको समझ में आ गया कि कानून द्वारा समर्थित हो, अवैध नहीं होना चाहिए। आवश्यकता का मतलब हो गया कि वो राज्य उद्देश्य को पूरा करे। याद रखिए, राज्य उद्देश्य होना चाहिए, व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं। तीसरा अनुपातिकता, आपको परेशान करेगा कि अनुपातिकता। तो अनुपातिकता को सीधा संक्षिप्त में मानिए कि वे उतना ही आपको किसी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल देने का अधिकार है जितना में आपका अब उद्देश्य यानी कि सरकारी उद्देश्य पूरा हो जाए। अब उसका नहीं कि दिन भर में कहीं खा रहा है, कहाँ पी रहा है, कहाँ बाथरूम जा रहा है, सबसे जरूरत नहीं। जहां तक आपको लगे या आपको लगता है कि उसको पूरा करना है तो पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये तय कौन करेगा? स्पष्ट सी बात है, एजेंसी तय करेगी। खैर छोड़िए, तो ये 3 चीजें होना चाहिए। तो अभी हमने देखा निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, उसका संवैधानिक पहलू यानी कि आर्टिकल, और पुट्टा स्वामीवाद। तो शुरू में हमने देखा कि संचार साथी पोर्टल या ऐप क्या है, उसके बाद इसका कानूनी पहलू क्या देखा। अब इसमें आता है विवाद एवं चिंता। अब इसमें विवाद क्या है, चिंता क्या है? यहां से आपको स्टेट पीसीएस के प्रश्न बहुविकल्पीय में भी और लिखने वाले में भी आ सकता है। तो इन दोनों के लिए, बहुविकल्पीय और लिखने के लिए, हमने अपने ब्लॉग पोस्ट पर एक क्या बोलते हैं लेख के रूप में इस चीज को रखा है, जहां पर आप जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन खैर यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहा है, ये जो बुद्धिजीवियों की चिंता है, इनका कहना है कि ये अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन जो है ये गड़बड़ है। अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन एवं सरकारी डेटा संग्रह ने इसे सरकारी निगरानी के रूप में देखा है। मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन, हालांकि सरकार ने वापस ले लिया है, एवं सरकारी डेटा संग्रह। अब चूंकि अनिवार्य हो गया, अब आप जब भी फोन लेंगे तो उसमें पहले से ही बैठा हुआ है, आप जो भी डाटा डालेंगे सरकार के पास है, तो इसे बृहद सरकारी निगरानी। हालांकि सरकार ऐसे भी दुनिया भर के जो देश है ना, अपने नागरिकों पर निगरानी रखते ही रखते हैं, लेकिन भारत में माना जा रहा है कि अच्छे निगरानी हो जाएगी। कोई व्यक्ति कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो लोगों का कहना है कि सरकार को इतना दखल देने की क्या जरूरत है, इतनी निगरानी की आवश्यकता सरकार को क्यों है, सरकार को बताना चाहिए। हालांकि मैं बता दूं कि सरकार इसके लिए बात है नहीं। तो ये चिंता है। अब है इसका संक्षेप, हम इसमें क्या सोच सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो मानना है, ये मैंने लिखा है, यह एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुरक्षा है। याद रखिए कि यह महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में, अपने देश में जिस प्रकार से मोबाइल धोखाधड़ी हो रही है वो बहुत क्या कह सकते हैं गड़बड़ बात है, बहुत व्यापक है, जिसे सरकार को एससी के फैसले का सम्मान करते हुए करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुरक्षा है जिसे सरकार को एससी के फैसले को सम्मान करते हुए पूरा करना होगा। पूरा करना होगा, यानी कि जरूरी तो है, संचार साथी अब जरूरी है ताकि हमारी आपकी जो डिजिटल सुरक्षा हो सुनिश्चित हो सके, और सरकार को करना भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार ही करेगी, जो हल्ला कर रहे हो तो करेंगे नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को इस जजमेंट का सम्मान करते हुए करना चाहिए। आप भी जब परीक्षाओं में लिखने जाएंगे तो इसी तरह से चीजों को रखेंगे, ताकि समझ जो है लिखने पढ़ने वाले को इस समझ में आ सके कि आपने
तथ्यों का अवलोकन ठीक से किया है और अपना जो कंक्लूजन लिखा है वो एक संतुलित, असंतुलित बात नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सम्माननीय है और सरकार द्वारा किए गए कृत्य भी सम्माननीय है। दोनों के बीच में समायोजन या संतुलन होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिए कि आखिर ये जो इतना विवाद और चिंता हो रही है, इसका मूल कारण क्या है? तो देखिए, जब सरकार के पास सारी डेटा उपस्थित होंगे, सारे, तो कोई भी व्यक्ति उस पद पर बैठा हुआ, चूंकि सरकार का मतलब एक चीज तो होता नहीं है, बहुत सारे तंत्र होते हैं, कोई भी व्यक्ति उन डेटाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उन डेटाओं के साथ सही उपयोग भी किया जा सकता है, गलत उपयोग भी किया जा सकता है। तो सरकार का काम होना चाहिए कि इस जजमेंट का सम्मान करते हुए इस तरह का संतुलन व्यवहार अपनाए कि उसका मैक्सिमम उपयोग हमारे देश के नागरिकों के सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हो, ना कि ऐसा कहीं हो जाए कि वो देश के लिए समस्याग्रस्त हो जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।